ज़िंदगी में हम जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करने के लिए हमें बहुत से रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, बहुत सी कठिनाइयों को लांघते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ये जर्नी हो सकता है कि महिलाओं के लिए थोड़ी सी अलग रहती हो, तो क्यों ना आज महिला सशक्तिकरण पर बात करें। आज बात करें शिक्षा नीति 2020 के बारे में। आज बात करें मेरी, आपकी और आपके घर की हर बेटी की। नमस्कार, मैं निधि हूं आपके साथ और आज के इस कार्यक्रम में यानी कि चंडीगढ़ बाइट्स के इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं स्वागत करती हूं एक ऐसी महिला का जिसने अपने नाम के साथ, अपने होने के साथ बहुत सी ऐसी रूढ़ियों को तोड़ा, हिस्ट्री क्रिएट की और बनी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की पहली महिला वाइस चांसलर। मेरे साथ हैं डॉक्टर रेणु विक जी। नमस्कार मैम, आपका बहुत स्वागत है। एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है एक महिला के लिए, एक महिला की इतनी अचीवमेंट भरी जिंदगी के साथ जुड़ना। और आज हमें इस कार्यक्रम को देखने वाले महिला भी होंगे, पुरुष भी होंगे। सो ये ज़रूर बात है कि जो शायद छोटी बच्चियां हों या जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं वो बहुत में आपको अपने आप में इमेजिन कर रहे हो कि कल को हमने भी इस पोजीशन तक पहुंचना है। तो आपको आपकी सक्सेस सेलिब्रेशन बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद मैम, जैसे आप कहते हैं कि कुछ भी पहला होना बहुत खास होता है, तो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल बात है कि इनफैक्ट हर एक महिला के लिए कि ये स्पेशल बात थी जब ये चर्चा हुई थी कि हिस्ट्री क्रिएट हुई है, पंजाब यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में पहली महिला वाइस चांसलर बनी। सो कितना आसान था और कितना मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना? मेरे ख्याल से तो यहाँ तक पहुँचना किसी के लिए भी मुश्किल है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी तो 1947 से ही एग्जिस्ट करती है। 1 अक्टूबर 1947 से पंजाब यूनिवर्सिटी इंडिया में चल रही है और इतने सालों में पंजाब यूनिवर्सिटी के 14, मैं 14th वाइस चांसलर हूँ, मुझसे पहले 13 वाइस चांसलर रहे हैं। तो कंपटीशन हमेशा ही टफ होता है। जो सीनियर मोस्ट 8 to 10 प्रोफेसर्स रहते हैं यूनिवर्सिटी में, उनके बीच में संघर्ष होता है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं। तो यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे भी गर्व महसूस होता है कि मैं यहाँ तक पहुँची। और ये रास्ता तो मुश्किल है ही, और ऐसा वाइस चांसलर की जो पोजीशन है उसके साथ बहुत से थॉर्न्स भी हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी में 75 डिपार्टमेंट्स हैं, 16,000 फिज़िकल मोड में स्टूडेंट्स हैं, इतने ही ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट्स हैं, फिर मोर देन 200 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं विच हैव अबाउट 2 लाख स्टूडेंट्स। तो ये इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में बहुत से चैलेंजेस हैं और हर दिन जो चैलेंज है वो नया होता है और हर चैलेंज का जो सॉल्यूशन है वो भी नया वो ही भी होता बहुत है। बड़ा होता है। इनफैक्ट आपकी इन अचीवमेंट को हम अपनी स्क्रीन पर भी, आपके काम को, ये सारे कंट्रीब्यूशन को हम अपनी स्क्रीन पर भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब ये जर्नी चल रही होती है तो लगता है कि इसमें मुश्किलें भी हैं, सेलिब्रेशन भी हैं। और जब हम इसे याद करते हैं, चाहे एक एल्बम के ज़रिए, चाहे उन यादों के ज़रिए, तो लगता है कि ये कुछ ही पलों में बीत गए। तो आपने मोर देन 3 डेकेड्स इस जर्नी को दिए, इस फील्ड को दिए और आगे भी दे रहे हैं, और भी बहुत सारे हमने डेकेड्स बनाने। तो मैम, इस जर्नी में फ्रॉम द स्टूडेंट टू द प्रोफेसर एंड देन वाइस चांसलर, कितने आपने परिवर्तन होते हुए देखे हैं? क्योंकि अब आप दुनिया को, स्टूडेंट को, चीज़ों को एक अलग एंगल से देखते हैं। तब आप महिला होकर, एक स्टूडेंट होकर आप चीज़ें देखते थे। कितना परिवर्तन हुआ है, कितना पंजाब यूनिवर्सिटी खुद बदली है? पिछले 30 सालों में तो सब कुछ ही बदल गया है। तो जब मैंने इंजीनियरिंग की उस समय हमारे कॉलेज में 10% भी फीमेल स्टूडेंट्स नहीं होती थी, और आज के टाइम में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में 30% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। और उस समय इतना इंडस्ट्री में भी
जो फीमेल्स की संख्या है वो कम थी, और आज की डेट में जब इंडस्ट्री भी रिक्रूटमेंट के लिए आती है तो वो भी इंडस्ट्री भी यही कहती है कि इंडस्ट्री भी चाहती है कि 50-50% ही मेल फीमेल रेशो होनी चाहिए कंपनीज में, दोनों बराबर की संख्या में होने चाहिए। और जब रिक्रूटमेंट होती है तो कंपनीज का भी यही एटीट्यूड है कि वो कैंडिडेट्स का एप्टीट्यूड और एटीट्यूड ही देखते हैं, और जेंडर हैज़ नो रोल टू प्ले इन दैट। तो जो केपेबल है बच्चा, चाहे वो लड़की है या लड़का है, कंपनीज उनको सिलेक्ट करते हैं। और कंपनीज देखा है मैंने कि लड़कियों को काफ़ी सुविधाएं भी देती हैं जी। और जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो महिलाओं को प्ले स्कूल, क्रेच वगैरह की फैसिलिटीज़ भी देती हैं, ताकि जब महिला उस दौर से गुज़रती हैं तो उन्हें दिक्कतें कम आए। इस वजह से वो ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं अपने जो फीमेल स्टाफ हैं उनको, कि ताकि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। मैम, जैसे आपने कहा कि 50-50% ऐसा होना चाहिए, और ऐसे बदलाव आप एक्सपेक्ट ही करते हैं, और जो हम एक्सपेक्ट करेंगे वो चीज़ें हो भी जाएंगी क्योंकि आपने इतना बदलाव इतने सालों में देखा है। मैम, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें आपकी पीएचडी की, बड़ा एक यूनिक सब्जेक्ट भी है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो, और न्यूरल नेटवर्क की बात करें, तो ये अपने आप में आज का मुद्दा भी है और अपने आप में स्पेशल भी है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को इसके साथ ज़रूर जुड़े। स्पेशली मुझे लगता है कि गर्ल चाइल्ड के लिए ये बहुत ही फैसिनेशन भी होगा और उसका उनको सोल्यूशन भी मिलेगा। एक्चुअली आज के टाइम में ये चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे टूल्स आने की वजह से एआई बहुत चर्चा में है, मगर अगर हम एआई की बात करें तो 1956 में ही ये जो टर्म थी, उस समय जॉन मैकार्थी थे, एलन ट्यूरिंग वगैरह ने ये टर्म कॉइन की थी। और लिस्प, प्रोलॉग जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रही हैं फॉर मेकिंग एआई सिस्टम्स, और ग्रेजुअली प्रोग्रेशन होती रही। न्यूरल नेटवर्क्स आए, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स आए, आज हम मशीन लर्निंग टूल्स की बात करते हैं। और धीरे धीरे हम इंडस्ट्री जो है वो भी एक तरह से एक रेवोल्यूशन वहाँ भी आ रहा है, जहाँ पे कि हम स्मार्ट प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं और हम डेटा कलेक्ट करते हैं यूजिंग सेंसर्स, और ये जो डेटा है इट इज़ मेंटेन्ड ऑन अ क्लाउड, देन उसको प्रोसेस करते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स एंड मशीन हमारी हर लर्निंग चीज़ का टूल्स। हिस्सा बन चुका है अब तो और ये हमारी मतलब अब जिंदगी का एक हिस्सा ही बन चुका है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ये सब टूल्स यूज़ करना जानते हैं। जिस समय मैंने शुरू किया उस समय ये अपकमिंग फील्ड्स थे, और आजकल तो ये मतलब लेटेस्ट बज़वर्ड्स हैं, और हर घर में हर बच्चा इन टूल्स को यूज़ करता है। और यही हम बात करते हैं कि आज के समय में हर वर्किंग प्रोफेशनल को, हर स्टूडेंट को एआई के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर फील्ड में यूज़ हो रही है। ऐसा नहीं है कि एआई सिर्फ इंजीनियरिंग में यूज़ हो रही है, साइंस, सोशल साइंटिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं। और जहाँ भी लार्ज डेटा है हमारे पास उसको हमने एनालाइज करना है, तो उसके लिए हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स यूज़ कर सकते हैं, और साइंटिस्ट करते हैं। और आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा फोर्सफुल वे में इम्पैक्ट करेगी सोसाइटी को, इंडस्ट्री को, और गवर्नमेंट्स को भी जो इसके रेगुलेशंस हैं वो अकॉर्डिंगली इवॉल्व कर लेने चाहिए टू चेक अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो जैसे मैम आपने बताया कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर, और एआई हर फील्ड में ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समवेयर ये बदलाव का दौर है जिससे हमें एक्सेप्ट करना होगा, स्पेशली अगर विमेन अपनी अगर रूढ़ियों को तोड़ने की बात करती है तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसे हम अपनी लाइफ में लेकर आए। सो मैम, आपने खुद कितने सारे बदलाव देखे हैं यूनिवर्सिटी में जब से स्पेशली आप हैंडल कर रहे हैं, तो आप किन किन बदलावों के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी को जोड़ रही हैं, स्पेसिफिकली अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें? पंजाब यूनिवर्सिटी में तो अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो
मैं ये कहूँगी कि आज की डेट में या जब से मैं देख रही हूँ यहाँ पे 50% या मोर देन 50% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। बॉयज़ और गर्ल्स ऑलमोस्ट इक्वल रेशो में ही होंगे, और जो फैकल्टी है वो भी मोर देन 50% फीमेल फैकल्टी है पंजाब यूनिवर्सिटी में। और पंजाब यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर विमेन स्टडीज़ भी है, बहुत देर से है, जो जेंडर इश्यूज़ पे ही काम करता है। और भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है, सोशल वर्क डिपार्टमेंट है। तो सोसाइटी के जो भी हमारी जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है या जो भी ऐसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, उनको उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए डिफरेंट जो सेंटर्स हैं इन इमर्जिंग एरियाज़, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में काफ़ी सालों से एक्टिव हैं। और हमारे बच्चे भी हैं जो इन कोर्सेज में मास्टर्स की डिग्री लेके आगे काम करते हैं। और अभी रिसेंटली 2024 ऑनवर्ड्स हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी इम्प्लीमेंट किया है पंजाब यूनिवर्सिटी में भी और एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी। और उसके अंडर भी डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं। और इन कोर्सेज में भी हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें किसी ना किसी प्रकार की स्किल भी वो सीखें जो कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हांस करे। और गर्ल्स के लिए जैसे होम साइंस कॉलेज में भी बहुत कोर्सेज रहते हैं, और कुकिंग के अराउंड और फैशन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज भी हैं हमारे पास। तो आई थिंक पंजाब यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच है। और विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं। इनफैक्ट मैम वो बैलेंस अप्रोच हमें ना सिर्फ दिखाई देती है, हमें कामों में भी नजर आती है, अचीवमेंट्स में भी नजर आती है। और जैसे हमारे दर्शक हमारे साथ इंटरनेशनली भी जुड़ते हैं, तो मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट इंटरनेशनली भी जुड़ते हैं, तो आप उनके लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं लेकर आए, क्योंकि ये बात सिर्फ यहाँ नहीं आगे तक भी पहुँच रही है दूरदर्शन के माध्यम से। इंटरनेशनल हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ने भी आते हैं, फिर हमारे कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU भी हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं कुछ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर। कुछ उनके स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर। तो जैसे हमारा जो फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, इनका नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के साथ MOU है। तो समर वेकेशंस में समर स्कूल के लिए नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे यहाँ फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आते हैं। तो उनको जैसे टाई एंड डाई टेक्निक, फुलकारी टेक्निक, इस तरह की जो इंडियन टेक्निक्स हैं जो हमारा वो उनको बच्चों को सिखाते हैं। और उनके पास जैसे कॉटन के वो कुछ स्कार्फ्स वगैरह टाई एंड डाई यूज करके बनाते हैं ड्यूरिंग दी वर्कशॉप और समर स्कूल, जो कि वो फिर दे कैरी देम बैक विद देम। और इस तरह के प्रोग्राम्स रहते हैं। और हमारे जो मैनेजमेंट स्कूल है वहाँ भी आते हैं। तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे आते हैं उनको हमारे जो जैसे योगा, मेडिटेशन, इस तरह के एक्टिविटीज़ में भी उनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। और उनके सेशंस हम लेते हैं इस तरह के जो हमारे कोर्सेज़ हैं उसके लिए। और बाकी जो हमारी इंडियन कल्चर है, इंडियन ट्रेडिशंस हैं, इवन कुकिंग स्टाइल इज़ डिफरेंट, आवर्स कुकिंग स्टाइल इज़ डिफरेंट, तो वो सब भी उनको सिखाते हैं। और कल्चरल प्रोग्राम्स भी पंजाब यूनिवर्सिटी में होते हैं। और जब फॉरेन स्टूडेंट्स, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं तो उनको कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो बड़ा स्पेशल सा एक्सपीरियंस है, हम अपने दर्शकों को ये बताना भी चाहेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि अपने आप में कहूँगी कि एक अध्याय हैं, जिनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को, पढ़ने को मिल रही है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, पहली महिला वाइस चांसलर है पंजाब यूनिवर्सिटी के, जिनको हर बार जिक्र करके मुझे बहुत स्पेशल फील हो रहा है, क्योंकि पहला होना बहुत खास होता है, लेकिन आपके पास मौका है ज़िंदगी में अलग अलग फील्ड में आप पहले भी हो सकते हैं, और जिसने पहला कदम हमें दिखा दिया है उस रास्ते की तरफ भी हम चढ़ सकते हैं। मैम, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, आपकी जर्नी की बात करें, उसके साथ साथ जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर स्टूडेंट्स का क्या कहना है,
वो इसको लेकर क्या सोच रखते हैं, वो कुछ हम जानते हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि लैंग्वेजेस को लेके जो हमारी नेशनल लैंग्वेजेस हैं, पुरानी जो लैंग्वेजेस हैं उनको दर्शाया जाए, उनमें स्टडी की जाए। बाकी स्किल्स पे है कि स्किल्स को बढ़ाया जाए, स्किल्स के साथ में भी स्टडी कराई जाए बच्चों को, और टेक्नोलॉजी के साथ में भी कि टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव किया जाए। रिसर्च पे भी इसमें काफ़ी नई चीज़ें ऐड की गई हैं कि हाँ, रिसर्च को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। विकसित देश बनाना है, जब आपने अपने आप को विकसित करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी भाषा में ही सोचें और अपनी भाषा में ही एक्सप्रेस करें। विकसित भारत यात्रा में इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि अभी बच्चा 4 साल की ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक। 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद जो यूजीसी है उसने बोल दिया कि बच्चा पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। आने वाले टाइम में या हमारे पास स्किल होगी, हम सब कुछ अपना काम जो भी कर सकते हैं, प्राइवेट अपना खुद का काम कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में स्किल ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बैचलर्स में हैं, मास्टर्स में हैं, इवन जो स्कूल्स में हैं, उनकी एक्टिविटी, उनकी जो स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए काफ़ी अच्छे पॉलिसीज़ आए हुए हैं। देश की प्रगति में काम आएगा, है ना। देश की तरक्की होगी, इससे क्या है कि कल्चर में कि आगे लेकर जा सकते हैं हम। इंडियन कल्चर है जो उसे दिखा सकते हैं अपनी एजुकेशन में। आप किसी रीजनल लैंग्वेजेस में जाते हो तो बच्चों को जो इंग्लिश के साथ एक प्रॉब्लम आ रही थी, नई लैंग्वेज को सीखना उनके लिए पहली प्रॉब्लम थी, वो इनमें थोड़ी सी एलिमिनेट हो पा रही है। मदर लैंग्वेज से फोकस करने पर यह आता है कि बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने लैंग्वेज में प्राइमरी एजुकेशन को सीख पाएंगे। फिजिक्स वाला बच्चा डेटा साइंस का कोई कोर्स कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कर रहा है, या अदर्स में भी कर रहा है आप जैसे, तो उससे स्किल तो डेवलप हो रही है बच्चे के साथ साथ। अगर कोई और भी साथ में कुछ करना चाहता है, उसका प्लान है। ऑफ यू के साथ जुड़े हैं, चाहे मदर लैंग्वेज की बात हो या अलग अलग कोर्सेज के साथ जुड़ने की बात हो, और बहुत सारी बातें तो आप भी हमारे साथ अभी शेयर करने वाले हैं, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ जुड़ी है, क्योंकि विकसित भारत की ये सोच के साथ शिक्षित भारत की ये सोच भी पैरेलल साथ में चल रही है। क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर रेणु? विकसित भारत की अगर हम बात करें तो जो मेन पॉइंटर्स हैं, मुझे लगता है कि वो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ, और फिर इनकम हमारी जो है पर कैपिटा इनकम जो है इट हैज़ टू गो अप। तो जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो उसमें जो कोशिश की गई है कि बच्चों को होलिस्टिक एजुकेशन मिले, वो जिस सब्जेक्ट में अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के अलावा उन्हें दूसरे सब्जेक्ट्स का भी नॉलेज हो, मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज हो उन्हें। और उसके लिए जैसे जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में किसी भी बच्चे को 9 क्रेडिट्स मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज से अर्न करने हैं। इसी तरीके से 9 क्रेडिट स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज से अर्न करने हैं, 8 क्रेडिट्स वैल्यू एडिड कोर्सेज के करने हैं। तो मतलब सिर्फ स्किल्स की ही बात नहीं है, वैल्यू एडिशन की भी बात है कि जैसे एनवायरनमेंट पे कोर्सेज हों या यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ पे कोर्सेज हों, ह्यूमन राइट्स पे कोर्सेज हों, विमेन एम्पावरमेंट पे बात हो। तो इस तरह के कोर्सेज हैं ताकि उसका जो बच्चे का जो ह्यूमन एंगल है वो भी एक जैसे प्रोग्रेसिव देश के बच्चों का होना चाहिए उस तरीके से हो, कोई ना कोई स्किल भी हो। बच्चे समर वेकेशंस में उसमें इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप की भी प्रोविज़न है कि बच्चे इंडस्ट्री में जाएं, कुछ इंटर्नशिप करें या अप्रेंटिसशिप करें। और जो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज़ हैं उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड भी कोर्सेज़ हैं कि जैसे विकसित भारत की बात करें तो मेक इन इंडिया भी एक हमारा मिशन है कि सिर्फ हम जॉब सीकर ही ना बने, जॉब गिवर बनने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक ऐसा इको सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो अपने स्टार्टअप्स के बारे में सोचें, और कुछ उनके अगर इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनके पास तो उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे आएं। और कॉम्पिटिशन्स भी ऐसे आइडिया हैकाथॉन वगैरह कराए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के लिए, ताकि बच्चे कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएं जिसे वो कमर्शलाइज करने के बारे में सोचें। और पंजाब यूनिवर्सिटी में आज की बात करें तो कम से कम नहीं तो 50 से अधिक
सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं। समवेयर ये पंजाब यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन है विकसित भारत की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नए नए आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे जी। हैं और नए नए प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं और उन्हें कमर्शलाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और एक हर टीम में 4-5 बच्चे होते हैं और बहुत से बच्चे इस तरफ काम करते हैं। सक्सेस रेट तो कम है मगर फिर भी इस डायरेक्शन में भी काम जारी है। और कुछ बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं और कुछ बच्चों को अच्छी जॉब मिलती है। तो ये सारा जो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का फ्रेमवर्क है कि बच्चों को इस तरीके से हम ट्रेन करें कि जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। बिल्कुल, ना सिर्फ जिस फील्ड में वो ज्वाइन करना चाहते हैं बल्कि उनके पास खुद इतना बड़ा कॉन्फिडेंस हो कि वो अपना काम खुद अपना कर काम सकते भी हैं। कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की ही सोच के साथ हम जुड़ रहे हैं, वोकल फॉर लोकल की सोच के साथ जुड़ रहे हैं कि क्यों ब्रेन ड्रेन वाली बात हो, हम बिल्कुल। अपने यहाँ शिक्षा लेकर और इस आयामों के साथ जुड़कर अपनी चीज़ों के साथ जुड़े। तो अ काइंड ऑफ 360 डिग्री अप्रोच है एजुकेशन को लेकर जो कि बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी प्रोविज़न है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम MOU साइन करें। जी। बच्चा जैसे 4 साल की डिग्री है, 2 साल भारत में पढ़े, 2 साल वो बाहर पढ़े और उसे डिग्री फॉरेन यूनिवर्सिटी की मिले। तो ऐसे भी कुछ MOU पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ किए हैं कि बच्चा जैसे PhD करने पंजाब यूनिवर्सिटी में आता है तो 2 साल वो पंजाब यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लगाए, फिर वो अगले 2 साल के लिए बाहर चला जाए और वो अपना PhD का काम बाहर जाके कंप्लीट करे और उसको डिग्री भी बाहर से ही मिलेगी। तो मैम आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अगर USP की हम बात करें, क्योंकि जितने हमारे दर्शक हैं, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि कुछ भी बदलाव होता है, नया होता है, वो शुरुआत में थोड़ा हमें डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अब हम उसको समझ भी रहे हैं। हमने स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी समझे कि उनको कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से मिल रही हैं। अकॉर्डिंग टू यू इसकी USP आप क्या मानते हैं? USP तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जैसे हम कह रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज के 9 क्रेडिट्स हैं या स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के 9 क्रेडिट्स हैं, तो 9 क्रेडिट्स हम 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने से 9 क्रेडिट्स हम अर्न कर सकते हैं। पर जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की बास्केट है उसमें अराउंड 100 कोर्सेज हैं। तो वो स्टूडेंट्स उन 100 कोर्सेज में से कुछ कोर्सेज हर डिपार्टमेंट ने सिलेक्ट किए होंगे, से 10-15, तो उनके पास ऑप्शंस हैं, वो उन 10-15 में से कोई भी कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी प्रोविज़न है कि 40% कोर्सेज थ्रू मूक्स भी कर सकते हैं, 40% क्रेडिट्स थ्रू मूक्स अर्न कर सकते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के रेगुलेशंस में हमने ये प्रोविज़न किया है कि 20% क्रेडिट्स थ्रू मूक्स बच्चे अर्न कर सकते हैं। तो जैसे स्वयं पोर्टल है, वहाँ पे वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, तो उन कोर्सेज में भी वो जैसे 4 to 5 कोर्सेज वहाँ से करके 20% क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों को। इवन मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट भी पॉसिबल है। अगर कुछ कारणवश बच्चों को बीच में ड्रॉप करना पड़े 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद, तो वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेके एग्जिट भी कर सकते हैं। और जैसे 2 इयर्स के बाद डिप्लोमा लेके एग्जिट किया तो 3rd ईयर में फिर एंट्री कर सकते हैं 1 साल बाद या 2 साल बाद, और 3 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वो UG विद रिसर्च करना चाहते हैं तो 4 ईयर UG भी कर सकते हैं। और 4 ईयर UG विद रिसर्च करते हैं तो फिर PhD में डायरेक्टली भी एडमिशन मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है मैम ये प्रोग्राम सिर्फ आपकी चर्चा ही नहीं है, बल्कि आप खुद एक मेंटर बन के कितने ही हजारों लाखों स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचा रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं कि कितने सारे उनके पास ऑप्शंस हैं। बस सोच रखें ये करना है, बिल्कुल, उसके बाद नज़ारे और सितारे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अब मैम बात करें, क्योंकि हमारे दर्शक भी कुछ समय ऐसा चल रहा है, क्योंकि मार्च मंथ को ही हम डेडिकेट कर देते हैं कि विमेन के नाम है, महिला सशक्तिकरण पर बात होती है, हर तरफ हर लेवल पर चर्चा होती है। तो अगर हम आज इस दौर की बात करें जिसमें एजुकेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में, तो आप इस दौर में बदलाव को कैसे देखते हैं और क्या क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं अगर महिलाओं की तरक्की उत्थान की बात करें?
महिलाओं की तरक्की की बात करें तो मेरे ख्याल से लड़कियों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर लड़कियां वेल एजुकेटेड हैं तभी हम सोच सकते हैं कि वो कोई जॉब करेंगी या अपना काम करेंगी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है। अगर लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी सोसाइटी में, फैमिली में रिस्पेक्ट होती है। और थोड़ा ये तो है कि फीमेल्स की जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है, जी, क्योंकि उनके डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं और जब उनके डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन्हें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है बिटवीन देयर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। एंड when their own kids desires, when their kids are small, they have to raise them also, and they have to take care of them also. तो वो उनकी responsibilities तो ज़्यादा रहती हैं। तो मगर मैंने देखा है कि महिलाओं में strength भी बहुत ज़्यादा है और वो multitasking में तो मेरे ख्याल से आजकल तो मल्टीटास्किंग मशीन्स हैं, पर सबसे जो बेस्ट मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी है वो विमेन की ही है। मुझे इस बात से इसीलिए सुन के, क्योंकि एक महिला से इस बारे में बात कर रही है, तो मल्टीटास्किंग एबिलिटी जो है वो महिलाओं में ऑटोमेटिकली रहती है, बिकॉज दे हैव टू मैनेज सो मेनी फ्रंट्स। और मेरे ख्याल से मैनेजरियल स्किल्स भी उनके पास अच्छी होती हैं। और ये सब चीज़ों को ऑल्दो चाहे हम स्टेट्स की बात करें, कंट्रीज की बात करें, किसी भी लेवल की बात करें, चैलेंजिंग तो है बहुत सारी जगह। अभी भी एक्सेप्टेंस लेवल कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं अभी भी बहुत सारी जगह चैलेंजिंग है। तो आपको लग रहा है कि ये जो भविष्य है, क्योंकि हमारी आंखों में तो चमक है इस भविष्य को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, आजकल तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अब लड़कियों का ज़माना है। सो दे शुड बी हैप्पी दैट दे आर लिविंग इन अ सोसाइटी, और इस तरह का इकोसिस्टम है जहाँ उन्हें एजुकेशन मिल रही है, कंपनीज उन्हें जॉब देना चाहती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस दे वांट टू एम्प्लॉय देम, और इवन दे हैव देयर ओन स्टार्टअप्स। आई थिंक प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि महिला को और आगे बढ़ाना है, उस सोच से हम आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अभी हमारी जो ये पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनका एक प्रोग्राम है जिसमें वो शी के नाम से ही उनका प्रोग्राम है, जिसमें वो गर्ल एंटरप्रेन्योर्स को ही प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। सो दैट प्रोग्राम इज फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग गर्ल्स। सो दे specifically design and conduct programs and workshops for girl students, how they can set up their own business, how they can get funds for starting their business, and how they can make project reports, ये वो। तो इस तरह के programs हम यूनिवर्सिटीज़ में और डिपार्टमेंट्स में काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, बट स्पेसिफिकली ऐसा अलग से कुछ नहीं था। बट अब उस तरह के एफर्ट्स भी हो रहे हैं कि लड़कियों को बढ़ावा दिया जाए आगे आने के लिए। इनफैक्ट घर परिवारों में, सोसाइटी में अगर हम अच्छी चीज़ें देखें तो बहुत सारे लेवल पर बदलाव भी हुए हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी को भी लेकर हम देखते हैं कि बदलाव हुए हैं। हम चाहते हैं उसमें कुछ और मापदंड ज़रूर जुड़े, उसमें थोड़ा सा हमें जो, अगर हम एक बैलेंस सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा जो मेल माइंडसेट है उसको भी चेंज करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए भी फैमिलीज़ में पेरेंट्स को ही अपने जो सन्स हैं उनको इसी तरह से अगर हम तैयार करें कि वो लड़कियों की इज्जत करें और लड़कियों को इक्वल समझें, तो ये सब बदलाव अपने आप आ जाएगा। और वैसे आजकल तो समय तो बदला है, और ये देखने में आया है कि जहाँ लड़कियां काम करती हैं तो उनके हस्बैंड्स भी घर में उनकी हेल्प करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि जैसे पहले हम कहते थे कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज़ अ वुमन, तो द अदर वे राउंड ऑल्सो इट इज़ ट्रू। यस, मुझे ऐसा लगता है कि यही सबसे खूबसूरत इस कॉन्वर्सेशन का एक पड़ाव हो सकता है। अंत नहीं कहूँगी, क्योंकि और भी बहुत से ऐसी डिस्कशन बातें होंगी जिनमें हम मैम को ज़रूर इनवाइट करना चाहेंगे। तो आज
ना सिर्फ विकसित भारत, शिक्षित भारत की सोच के साथ जुड़े, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की इस दूरदर्शिता के साथ हम जुड़े, विमेन एम्पावरमेंट की सेलिब्रेशन के साथ जुड़े, बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी का इसको लेकर कंट्रीब्यूशन और क्या क्या कुछ लेकर आ रहे हैं उसकी सोच के साथ भी जुड़े। हमारे साथ डॉक्टर रेणु विक जुड़े। और मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए। इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़ेंगे हमारे सैटेलाइट चैनल्स के साथ, इनफैक्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़ेंगे, डीडी चंडीगढ़ और डीडी हरियाणा और डीडी पंजाबी के साथ ज़रूर जुड़ें। मैं निधि आज के कार्यक्रम में अपना साथ देने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ।